देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण दास। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड और क्या पंजाब, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब जो है वो तेज हो चली। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। सियासी हलचल में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने देश के नाम आज अपना संबोधन दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया है। यह उपलब्धि देश के प्रत्येक व्यक्ति की है। वही मैं इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक नागरिक को भी बधाई देता हूं। बताते चले हैं कि पीएम मोदी ने ऐसे समय में देश को संबोधित किया जब एक दिन पहले ही देश ने कोरोना टीकाकरण को लेकर के 100 करोड़ डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास बातें रही हैं। नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव यह भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है और प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आप सब लोग जागरूक समाज के लोग हैं। अब यूपी के हालात बेहतर हुए हैं। पहले यूपी विकास के लिए तरसता था, लेकिन अब हर तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और नहीं तो सपा की सरकार के समय
इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे। हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा आप भूले नहीं होंगे, 2005 का। कैसे आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में, कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसी समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है, तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया। आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने देगा। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम यानी डॉक्टर दिनेश शर्मा आज हमीरपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिनेश शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व में सदस्यता पर सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टियों को अपने अस्तित्व का खतरा है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कोई काम भी नहीं किया है और विपक्ष की भूमिका भी सही तरह से नहीं निभाई है। वहीं महंगाई के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई कम हो, सरकार का महंगाई पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर डिप्टी सीएम ने यह बोला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है।
पार्टी पूरी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। पूरे देश में हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष या महापौर हों, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। और इन विपक्ष की पार्टियों को अपने अस्तित्व का खतरा है, इसलिए छद्म रूप में दुष्प्रचार करके ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। पिछले बार से ज़्यादा बुरी पराजय इनकी होगी, क्योंकि इन्होंने ना कोरोना में कुछ काम किया है, न विपक्ष की भूमिका निभाई है। केवल दुष्प्रचार में संलग्न है। चाहे जो मिल जाए, ये जितना ज़्यादा मिलेंगे, पिछली बार तो बहुत बड़ी पार्टी मिल गई थी आपके उसमें, सपा और बसपा मिली, सपा और कांग्रेस मिली, हारी ना। अभी छोटों के साथ मिलेंगे, पहले बड़ों के साथ मिलकर हारे, अब छोटों के साथ मिलकर हारे। तो चलिए सियासी हलचल में अब बात करते हैं किसानों की। पंजाब के कृषि मंत्री हरदीप सिंह नाभा ने जेएमडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर वह लखीमपुर खीरी और बहराइच के मृतक किसानों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने के लिए इन परिवारों के बीच आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन किसान के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी और उसी क्रम में हम लोगों ने इन परिवारों को 5 लाख रुपए का चेक दिया है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने पद से पर रहेंगे, तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच होना पूरी तरह से असंभव है। सिंह नाभा है हमारे साथ इस समय। सर, आज आप लोग आए हैं पंजाब से, एक जो आप लोगों ने वादा किया था, आज वादा पूरा हो गया। ये श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, और श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार हमारे पंजाब सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने वायदा किया था, उनके साथ आए थे, क्योंकि कहीं महसूस किया जा रहा था कि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारे कांग्रेस पार्टी सारी इकट्ठी खड़ी, हमारी सीएलपी अध्यक्ष आज हाजिर हैं। ये दर्द हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे ये काला दिन जो इतिहास में लिखा गया है, इससे मटपागा दिन हमारे लिए हो नहीं सकता, क्योंकि ये जमहूरियत जब पैदा की गई थी, किसी कारण की गई थी। आज हमारे देश की बदनसीबी होगी कि जो लोग उस जमहूरियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको जमहूरियत को खुद दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि देश के तहत अगर इंसाफ मिलना दें, विशेष तौर पर इन किसानों को, 4 पीड़ित परिवारों को, आपका पत्रकार साथी जो शहीद हुआ, उनको ये हम मासूम ज़िंदगी चाहे वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको परिवारों को जरूर इंसाफ चाहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे कहते हैं पंजाबी में कहावत है, भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। और हम मांग करते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पर जो मंत्री साहब हैं वो इस्तीफ़ा दें। अगर नहीं इस्तीफ़ा देते, उनको बर्खास्त सरकार का करना फ़र्ज़ बनता है। और सीमित समय में जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा जरूर सुनानी चाहिए, ताकि न्यायालय ने कॉग्निजेंस ले लिया है। हम इच्छुक हैं कि उनको सज़ा मिले कानून कायदे के अनुसार, और जो किसानों का दर्द है उनका कम से कम दर्द कम हो सके, चाहे हम वो ज़िंदगी वापस नहीं ला सकें। तो ये पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा, इनका साफ साफ कहना है कि उन किसानों को न्याय मिल सके जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी हलचलें अब तेज हो चली है। यानी कल कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कल बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक इंटर कॉलेज से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। आपको बता दें कि यहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगी और इसी दौरान उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रहेंगे। दरअसल कांग्रेस यूपी चुनाव को लेकर के 7 प्रतिज्ञा लेगी, जिसमें से पहली प्रतिज्ञा लड़कियों के लिए 40% टिकट और स्मार्टफोन देने की उन्होंने पहले ही कर चुकी हैं। बाकी 6 प्रतिज्ञा यात्राओं की घोषणा कल प्रियंका गांधी करेंगी। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान पार्टी के दूसरे नेताओं की जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, शहरी और बाजारों में रोड शो, रास्ते में आने वाले मंदिरों में दर्शन समेत स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भोज के साथ साथ मोटरसाइकिल रैली निकलेगी। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव, ऐसे में हर पार्टियां अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लग गई हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने
कल यहाँ से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। अब ऐसे में इन सब यात्राओं का क्या असर पड़ेगा वो फिलहाल देखने वाला समय बताएगा। लेकिन कल यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जैतपुर की हरक इंटर कॉलेज में आ रही हैं और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं वो आप साफ तौर पर सीधे देख सकते हैं। ये हरक सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता माननीय पीएल पुनिया के जो है बेटे पुत्र जो है यहाँ से विधानसभा का दूसरी बार टिकट ले रहे हैं। अब इन सब यात्राओं का कांग्रेस के ऊपर आखिर कितना असर पड़ेगा और कांग्रेस इन सब में कितना सफल हो पाती है ये तो देखने वाला समय बताएगा। बाराबंकी से जेएमडी न्यूज़ के लिए कलबे लिर्जा। तो एक तरफ यात्राएं निकाली जा रही हैं तो दूसरी तरफ दौरों का सिलसिला जारी है। जल शक्ति सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह जनपद लखीमपुर के दौरे पर आए हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित तहसील क्षेत्र दौरहरा, पलिया, निघासन के कई गांवों का वो हवाई सर्वेक्षण करा और इसके साथ साथ शारदा नगर स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार वह जनपद खीरी के दौरे पर आए हैं और विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से जो भी जनहानि, धनहानि और किसानों की जो भी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ हर संभव मदद सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। 5,47,226 क्यूसेक पानी जो डिस्चार्ज शारदा में हुआ है और 4,91,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हमारे घाघरा में हुआ है, जिसके कारण से 300 गांव में पानी गया है। सभी गांव में भोजन का पैकेट पहुंचे, दवाई की व्यवस्था हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, छिड़काव हो, इन सब चीजों के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बृहद बैठक किया है। हमारे लखनऊ के कमिश्नर, राहत आयुक्त और हमारे एनसीडीपी हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। एक एक बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। हमारे सभी आदरणीय विधायक गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और विधायकों ने भी रात दिन लग करके अच्छे से काम कर रहे हैं, जनता के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और वहीं झांसी जिले के मोट हाईवे पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सपा नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में जनता सरकार को सबक सिखाएगी। राजपाल कश्यप जी एमएलसी साहब जो है हम लोगों के हाईवे पे हम लोगों ने स्वागत किया है होटल पे और हमारे सभी क्षेत्र के नगर के सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और उम्मीद जगाई है कि आने वाला समय 2022 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों का पूर्ण भरोसा, हम लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाजवादी पिछड़ा वर्ग की तरफ से लगातार सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है, पूरे पूर्वांचल, पश्चिम और अब बुंदेलखंड में आई है और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन झांसी में होने जा रहा है। ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा 2022 में एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी और जिस तरीके से पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार बीजेपी कर रही है, पूरी पराकाष्ठाएं हो गई हैं और आज पिछड़े दलित परेशान हैं, उनका आरक्षण छीना जा रहा, आरक्षण खत्म किया जा रहा, आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और बुंदेलखंड में तो किसान रखवाली में और अन्ना जानवर से परेशान है। आज खाद की लंबी लाइनें लगी। और दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने दिग्गज साथी योगेंद्र यादव को संगठन के 1 महीने के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी गतिविधि या बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने उन्हें ये सजा उनके द्वारा लखीमपुर में हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के कारण दी है। वहीं योगेंद्र यादव ने अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए इस दंड को स्वीकार भी लिया है। बता दें कि वे बाद में अपने कृत्य पर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगेंगे। और इसी के साथ सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदानों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा इजाजत। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।